हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 का इसमें फिर से वन शॉट बताएंगे। तो वन शॉट देख रहे हैं, इसमें डायरेक्ट जो जो मेन पॉइंट है एनसीईआरटी से रिलेटेड वो सब बताया हुआ है। तो बहुत बेसिक है, तो इजीली पढ़ सकते, इजीली समझ भी सकते हैं। तो संसाधन क्या? तो संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु संसाधन कहलाती है, जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तो संसाधन शब्द समझ गए कि वैसे वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं के लिए करते हैं, तो वो संसाधन कहलाता है। जैसे हो गया उपयोगी में प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। ये सब भी वस्तुओं का उपयोग मनुष्य आवश्यकताओं में को पूरा करते हैं। प्रयोज्यता शब्द आता है तो एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता, एक वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसकी संसाधन बनाती है जो उसकी उपयोगिता होती है। समझिए, उसी को प्रयोज्यता कहते हैं। मूल्य की बात करते हैं। कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर समय और प्रौद्योगिकी ऐसे दो कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकती है। जैसे आग की खोज से आग की खोज से खाना पकाने और पहिए के आविष्कार बसे अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ और जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेज़ी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके एक महत्वपूर्ण संसाधन बना लिया। तो ये जो है समय और प्रौद्योगिकी, ये दो कारक है जो हर चीज़ को संसाधन बना सकता है। पेटेंट बात करते हैं। पेटेंट मतलब होता है कि इसका तात्पर्य किसी विचार या अथवा आविष्कार एकमात्र अधिकार से है। मतलब पेटेंट मतलब समझिए तो एक सिंपल अधिकार मतलब होता है। तो इसका तात्पर्य किसी विचार या आविष्कार एकमात्र अधिकार से है। प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। तो किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में जो नवीनतम ज्ञान का हम प्रयोग करते हैं, नवीनतम ज्ञान का प्रयोग करते हैं, अनुप्रयोग या प्रयोग, तो उसको प्रौद्योगिकी कहते हैं। संसाधन के प्रकार तो अलग अलग आधार पर संसाधन के अलग अलग प्रकार है। जैसे प्राकृतिक संसाधन बात करते हैं, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन हो गया कि जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, तो वो प्राकृतिक संसाधन होगा। वास्तविक संसाधन हो गया कि वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप। तो महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन हैं। अब संभाव्य संसाधन बात करते थे, वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं है, मतलब जो भविष्य में पता चल सके। तो इस तरह के संसाधन को संभाव्य संसाधन कहते हैं। तो इसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। तो लद्दाख में पाया गया यूरेनियम जो संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भाग में बांटा गया, एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। जीव जंतु से रिलेटेड जैव संसाधन, अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं को कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन का विस्तृत रूप, तो इसमें नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानव क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। जैसे सौर और पवन ऊर्जा, ये असीमित है, मानव क्रिया करे चाहे नहीं करे वे अपना काम करते रहेगा। तो इस तरह के सौर और पवन ऊर्जा होता है, ये नवीकरणीय संसाधन है। तुरंत अगर जैसे वायु तो वैसे हमेशा रहता है, चाहे सौर लाइट, ये अगर किसी समय नहीं भी रहे तो ये फिर से आ जाते हैं, मतलब पुनः ये आते रहते हैं। तो नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। तो ये भी जल, मृदा और वन, ये भी नवीकरणीय संसाधन में आते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है। ये भंडार एक बार समाप्त होने के बाद उनको नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगते हैं। अनवीकरणीय संसाधन से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जो मानव जीवन से अवधि से बहुत अधिक है।
संसाधन के वितरण तो सर्वव्यापक, ऐसे जो सभी जगह, तो जैसे वायु हो गया, स्थानिक जो एक ही स्थान पर होते इस तरह के संसाधन जैसे तांबा लौह अयस्क। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग जलवायु ऊंचाई से अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन भूभाग जलवायु ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारक है जो प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करता है। अब मानव निर्मित संसाधन बात करते तो वैसे जो मानव बनाया है तो मशीन वाहन ये सब मानव एक खुद संसाधन है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोगी तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान कौशल प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। तो मानव संसाधन खुद एक संसाधन है क्योंकि वे खुद अपने कौशल और ज्ञान से बहुत अलग अलग तरह के संसाधन बनाते, तो इसलिए मानव खुद के उपयोग में आता है, तो इसलिए मानव संसाधन कहलाता है। मानव संसाधन विकास अधिक साधनों के निर्माण में सामर्थ्य होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना। संसाधन संरक्षण तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना। सतत पोषणीय विकास संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। पहला चैप्टर खत्म हो गया। सेकेंड चैप्टर है भूमि, मृदा, जल, वनस्पति और वन्य जीवन। तो विश्व की 90% जनसंख्या भूमि के क्षेत्र यानी कि 30% भाग पर ही रहता है। 90% जनसंख्या 30% भूमि पर रहता है। शेष 70% भूमि पर ये विरल जनसंख्या या निर्जन है, मतलब वहाँ पर निर्जन है। समझिए, तो विरल जनसंख्या है, बहुत कम जनसंख्या, नहीं तो उसको आप समझिए वो निर्जन है, मतलब लोग सब नहीं है। भूमि की बात करते तो सभी प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल 30% भाग भूमि है। यह नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य, मतलब 30% भूमि है भी तो सभी जगह पे रहने लायक नहीं है। भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। जैसे उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वत के तीव्र ढाल, मरुस्थल, सघन विरल क्षेत्र, ये सब। अब भूमि उपयोग बात करते हैं तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्य के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़क उद्योग आदि। भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता। मानवीय कारक द्वारा भूमि का उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है, जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है। सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होता है। जनसंख्या बढ़ने, कृषि योग्य भूमि का विस्तार, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीयकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। ये भूमि जरूरी है तो इसलिए इसका संसाधन जरूरी है। तो भूमि संसाधन का संरक्षण के बारे में है कि बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है और इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया। इसलिए वन रोपण, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियत उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रमुख कुछ सामान्य तरीके हैं। हम मृदा की बात कर लेते हैं, जिसको मिट्टी कहते हैं। तो मृदा के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत यानी कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब मृदा निर्माण के बहुत सारे कारक हैं, जैसे इसमें से हो गया कि मृदा निर्माण के मुख्य कारक में जनक शैल का स्वरूप जलवायवीय कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक में हो गया जैसे स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा के संगठन में लगा समय। तो मृदा निर्माण में कौन कौन है? स्थलाकृति, उसका स्थल का कैसा आकृति है, जैव पदार्थ और मृदा के संगठन में लगता समय है, ये सब मृदा निर्माण के कारक है। उसके बाद यहाँ पर है कि मृदा का निम्नीकरण, मृदा अपरदन या क्षीणता मृदा संसाधन के लिए
दो प्रमुख खतरे हैं, मतलब मुख्य खतरे। मृदा का निम्नीकरण, मतलब मृदा समझिए समाप्त होना। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वन उन्मूलन यानी कि वनों का विनाश, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़, ये सब है। मृदा संरक्षण के उपाय है कि मल्च बनाना, पौधों के बीच जो अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। तो मल्च बना देंगे यानी कि जो पौधों के बीच अनावृत जो भूमि होती है उस जैव पदार्थों जैसे प्रवाल से अगर ढक देंगे तो उसका आर्द्रता रुकी रहती है। वेदिका फार्म, ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। वेदिका फार्म की बात करते हैं तो जो तीव्र ढाल होता है वहाँ पे वेदिका फार्म बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन भी कम हो सकता है। समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। समोच्च रेखीय जुताई में हो गया कि एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। अब रक्षक मेखलाएँ, तो तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेश में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो रक्षक मेखलाएँ हो गया कि तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेश में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवर्धन को बचाया जा सके। तो ये सब तरीका है मृदा निम्नीकरण को रोकने का। उसके बाद चट्टान बांध, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को भी रोकते हैं। तो चट्टान बांध ही हो गया। अब जल की बात कर लेते हैं। तो जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ पर 3/4 भाग जल से ढका है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में प्रारंभ हुआ था। आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। महासागरों का जल जो है वह लवणीय है, मतलब थोड़ा सा नमकीन है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवणीय बात करते हैं तो सिर्फ 2.7% ही है जो जिसमें लवण नहीं है। 70% भाग बर्फ़ के रूप में अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड और पर्वत प्रदेश में पाया जाता है। सिर्फ 1% जो जल होता है वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों, झीलों और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो 2000 में बढ़कर कितना हो गया 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गया। यानी कि 1 किलोमीटर में कितना खपत होता है तो 6000 घन किलोमीटर एक वर्ष में। अब एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। अगर एक टपकता नल जो है, एक नल है तो वह 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। वर्षा जल संग्रहण में औसतन 2 घंटे की वर्षा एक दौर 800 लीटर जल बचने के लिए काफ़ी है। अगर वर्षा जल संग्रहण करेंगे तो 2 घंटे की वर्षा एक दौर 8000 लीटर जल बचने के लिए काफ़ी है। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन कितना, लगभग 1.35 लीटर, मतलब 135 लीटर जल का उपयोग करता है। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 135 लीटर जल का उपयोग करता है। जल की उपलब्धता की समस्या अफ्रीका, पश्चिम एशिया, पश्चिम युक्त संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के भाग, ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। तो वहाँ पे है तो इतने जो अलवणीय जल उस जगह पे होता है तो उसका सामना वे लोग कर रहे हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन की बात करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव तो ये जो है केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं जिन्हें जैव मंडल कहते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच एक संकरित क्षेत्र में पाए जाते हैं जिसे जैव मंडल कहते। तो वनस्पति और वन्य जीवन, तो इसको जैव मंडल कहते। परितंत्र बात करते हैं तो जैव मंडल के सभी
जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है, तो यही परितंत्र कहलाता है या पारितंत्र कहिए, जिसको इकोसिस्टम कहते हैं। तो समझ गए इकोसिस्टम में कि एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैवमंडल अपने जीवन व्यतीत करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिसको पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति तो बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, मतलब लकड़ी देते हैं। पौधे जो होते हैं हमें इमारती लकड़ी देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और फल, गोंद, कागज़ ये सब भी प्रदान करते हैं। वन्य जीवन बात करते हैं तो जंतु, पक्षी, कीट ये सब आते वन्य, उससे हमें बहुत सारे फायदा होते हैं, दूध, मांस और ऊन प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण तो वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। सदाहरित यानी कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं, तो ये सदाहरित वन कहलाते हैं। पर्णपाती वन तो आर्द्रता कम होती है और वृक्षों का आकार, उनकी सघनता कम हो जाती है, तो इसको पर्णपाती वन कहते हैं। घास स्थल सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थल का निर्माण होता है। गुल्म की बात करते तो कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेश में कटीली झाड़ियों एवं गुल्म उगते हैं। तुंद्रा शीत ध्रुवीय प्रदेश की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। तो तुंद्रा वाला जगह पे है कि शीत जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, जो ध्रुव की ओर होते हैं शीत वाले जगह पे, तो वहाँ पे टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण की बात कर लेते हैं तो इसे बहुत सारे असुरक्षित और संकटापन्न है, लुप्त होने के कगार पर है। इसलिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभयारण्य, जैवमंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्र की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है। जैवमंडल निश्चय या निशेष कहिए तो यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES की स्थापना की गई प्राणियों और पक्षियों के संरक्षण के लिए। ये अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी है। सेकेंड चैप्टर देख लिया। अब थर्ड चैप्टर कृषि है। तो कृषि एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा, और कल्चर यानी कि कृषि या जुताई करने से है। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रिया प्राकृतिक संसाधन के उत्पादन और निष्कर्षण से है, कृषि, मत्स्य, पशुपालन आदि। द्वितीयक क्रियाएं हो गया कि इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है, इस्पात निर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना, ये सब द्वितीय क्रिया कहलाती। तृतीय क्रिया हो गया सेवा के क्षेत्र, जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग आदि, ये सब जो हो गया यह तृतीय क्रिया होता है। एग्रीकल्चर मतलब कृषि से, एग्रीकल्चर मतलब हो गया रेशम उत्पादन, पिसिकल्चर मतलब मत्स्य पालन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन हो गया। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसल, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। कितना? 50%। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। जो 2/3 यानी कि 60-65% जो जनसंख्या है वह कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। अब कृषि तंत्र बात करते हैं तो इसके महत्वपूर्ण निवेश जैसे बीज, मशीनरी और श्रमिक है। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसका कुछ संक्रियाएँ हैं। इस तंत्र के निर्गत के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी, कुक्कुट उत्पादन आते हैं। कृषि के प्रकार विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशा, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के विस्तार के आधार पर कृषि 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। तो एक निर्वाह कृषि हो गया जो अपने जीवन व्यतीत करने के लिए किया जाता है, और वाणिज्यिक कृषि हो गया जो व्यापार के लिए किया जाता है। तो इस तरह से 2 कृषि हो गया।
निर्वाह कृषि को पुनः गहन कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब यहाँ पर है कि गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम से खेती करता है। एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल होती है, अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन आदि शामिल है। आदिम निर्वाह कृषि हो गया कि चलवासी स्थानांतरित और चलवासी पशुचारण शामिल है। तो आदिम निर्वाह कृषि हो गया कि स्थानांतरित मतलब उसको छोटे छोटे स्थान पर अलग अलग तरह की कृषि की जाती है और पशुचारण भी इसमें किया जाता है। तो आदिम निर्वाह कृषि ये होता है। गहन कृषि हो गया कि एक छोटे भूखंड पर अपना औजार और मेहनत से वे कृषि का उत्पादन करते। तो गहन निर्वाह कृषि हो गया। आदिम निर्वाह कृषि में स्थान यहाँ पे है स्थानांतरी और चलवासी पशुचारण भी शामिल है। स्थानांतरी कृषि की बात करते तो अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। यहाँ वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। तब राख बचा रहता है मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, आलू, कसावा, रतालू जैसी फसलों को उगाया जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को, जिसमें अमेजन बेसिन के सघन वाले क्षेत्रों में जो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत भागों में प्रचलित है स्थानांतरित कृषि। तो यहाँ वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। तब बकों में मिला जो राख है उसको बको मृदा में मिलाया जाता है। तब उसी में खेती किया जाता है मक्का, आलू, कसावा ये सबको। तो स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है। चलवासी पशुचारण मतलब नाम से पता चल गया होगा कि सहारा के अर्ध शुष्क जो डिजर्ट हो गया मतलब सहारा के जो आधा सूखा प्रदेश है, चाहे मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है चलवासी पशुचारण। तो पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, याक, बकरियाँ पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद कराते हैं। वाणिज्यिक कृषि यानी कि वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा इसमें किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि शामिल है। तो सबसे पहले अनाज कृषि बात करते तो ये फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण जहाँ पे थोड़ा गर्मी जब थोड़ा ठंडा पड़े तो इस वाले जगह पर वाणिज्यिक अनाज कृषि की जाती है। तो एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान में वाणिज्यिक अनाज कृषि के महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मिश्रित कृषि तो भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। रोपण कृषि बात कर लेते हैं तो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबर, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबर, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके उदाहरण है। तो रोपण कृषि हो गया कि जिसमें चाय, कहवा ये सब उत्पादन किया जाता है। मुख्य फसलें बढ़ती हुई जनसंख्याओं की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। खाद्य फसलें में हो गया चावल, तो यह विश्व के मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में मुख्य आहार है। चावल के लिए तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो। तो यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो उसमें सर्वोच्च ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में सबसे आगे है। इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। गेहूं की बात कर लेते हैं तो गेहूं के वर्धन काल में इसमें मध्यम तापमान चाहिए एवं वर्षा
और शस्य कर्तन यानी कि फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास जो अपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। जो दोमट मिट्टी में गेहूं की कृषि की जाती है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में विस्तृत रूप में उगाया जाता है। भारत में शीत ऋतु में इसे उगाया जाता है गेहूं को। अब मक्का की बात कर लेते हैं। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित जहाँ पे अच्छा से अपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। भारत, ब्राज़ील, चीन, रूस ये सब में ज़्यादा फसल है। अब फसल उगाया जाता है। फिर रेशेदार फसलें में कपास, पटसन ये आते हैं। तो कपास के बारे में है कि इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाल रहित दिन, मतलब ठंडा नहीं रहना चाहिए। उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाल रहित दिन और तेज़ चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। पटसन, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। पटसन को सुनहरा रेशा, यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इससे उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो पटसन के लिए कैसा कैसा ये सब चाहिए, तो समझ गए कि इसको सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। पेय फसल बात कर लेते हैं तो कॉफ़ी इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। कॉफ़ी के लिए गर्म और एवं आर्द्र जलवायु, सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल वृद्धि के लिए ढाल अधिक उपयुक्त। अगर ये फसल करना चाहते हो तो ढाल युक्त, जहाँ पे ढाल हो इस तरह के मृदा होनी चाहिए। ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे अग्रणी उत्पादक है। इसके बाद भारत और कोलंबिया आता है। चाय भी पेय फसल में आता है। तो चाय के पेय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर सवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। कृषि के विकास की बात कर लेते हैं तो कृषि विकास के संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। बढ़ती जनसंख्या को पूर्ति करने के लिए कृषि का विकास किया जा रहा है। कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके बोई जाने वाली फसलों को संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरक और उपज देने वाले बीजों का उपयोग करके कृषि की मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि विकास के विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से जुड़ा हुआ अधिक जनसंख्या वाले गतिशील देशों अधिकतर गहन कृषि करते, जहाँ छोटी जोतों पर समानता और जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। बड़ी जोतों वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयोग होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। विकासशील देशों में गहन कृषि करते हैं। भारत बात कर लेते तो किसान 1.5 हेक्टेयर में कृषि करता है। बीज उर्वरक बाजार से लेता है। यहाँ पे विकासशील देशों में गहन कृषि की बात कर लेते हैं तो भारत की बात करते हैं तो 1.5 हेक्टेयर भूमि में कृषि करता है किसान। बीज उर्वरक ये सब बाज़ार से ले आते हैं। ट्रैक्टर और नलकूप भाड़े पर ले लेते हैं। खेती के लिए ऋण भी लेते हैं। सारा काम किसान का परिवार करता है। फसल को मंडी में बेचने का भी काम खुद करते हैं। विकसित देशों में बड़े फार्म कृषि करते हैं। अब अमेरिका बात कर लेते तो 250 हेक्टेयर बड़े फार्म में मक्का, सोयाबीन, गेहूँ, चुकंदर उगाए जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करता है वहाँ पर, और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीन, उसका संयुक्त हार्वेस्टर ये सब का और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विभिन्न
संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं, बाजार अभिकरणों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है, न कि खेतीहर या किसान की तरह। उद्योग की बात करते हैं तो उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों का निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। तो किसकी से संबंधित? वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं के व्यवस्था से संबंधित है। तो ये उद्योग है, आर्थिक गतिविधि से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है। पर्यटन जो है सेवा देने से संबंधित है। अब द्वितीय क्रिया प्राथमिक क्रियाकलाप समझिए जो खेती पर निर्भर है। अद्वितीय क्रियाकलाप में हो गया कि विनिर्माण में कच्चे माल की लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादन के रूप में परिवर्तित। जो द्वितीय क्रियाकलाप है उसके लिए यहाँ पे कच्चा माल अगर रहेगा तो द्वितीय क्रियाकलाप होगा। जैसा कि आपने देखा लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका, यानी कि जो लुगदी होता है, लुगदी से कागज़ बनाया जाते हैं और कागज़ से हम अपने कॉपी बनाए जाते हैं। उद्योग का वर्गीकरण बात कर लेते हैं तो उद्योग का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। जैसे कच्चा माल के आधार पर उद्योग ये सब है। कृषि आधारित, कृषि आधारित हो गया, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित। ये कच्चा माल के आधार पर ये सब भाग में बांटा गया हुआ है कृषि को। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि, उसके बाद खनिज कृषि, समुद्र कृषि, ये सब है। तो उद्योग कृषि में सबसे पहला आ गया कृषि आधारित उद्योग। तो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतुओं आधारित उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। ये सब जो है कृषि आधारित उद्योग है। अब खनिज आधारित उद्योग हो गया। जैसे प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। उन उद्योगों के उत्पाद एवं अन्य उद्योगों को पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण है। जो अयस्क से निर्मित जो लोहा होता है वह खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन है। यह कई अन्य उत्पादों का विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे भारी मशीन, भवन निर्माण सामग्री अथवा रेल के डिब्बे बनाने में ये मदद करते हैं। अब आकार के आधार पर उद्योग, तो इसमें लोगों की संख्या उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। तो जैसे लघु उद्योग, ये आकार के आधार पर उद्योग है। तो लघु उद्योग यहाँ पे है कुटीर या घरेलू उद्योग, छोटे आकार के उद्योग है। इसमें कम पूंजी, कम उत्पादन, फिर उत्पादन हाथ द्वारा, कम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, रेशम बुनाई, खाद्य प्रक्रम में उद्योग में लघु उद्योग के ये उदाहरण है। बहुत आकार का उद्योग हो गया, जैसे ज़्यादा पूंजी, बड़े पैमाने पे उत्पादन। उसके बाद है उच्च स्तर प्रौद्योगिकी किया जाता है। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने पर बहुत बृहद आकार उद्योग कहलाता है। स्वामित्व के आधार पर बात कर लेते हैं तो स्वामित्व के आधार पर यानी कि इसके कौन मालिक है, इसके आधार पर उद्योग के ये प्रकार है। निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र, तो इसका स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। तो यही एक मालिक मेन होता है। तो प्राइवेट उद्योग समझिए, प्राइवेट सेक्टर हो गया और सार्वजनिक सेक्टर हो गया। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो सार्वजनिक क्षेत्र, इसका स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, तो यही कहलाता है पब्लिक सेक्टर। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये जो क्षेत्र होता है उद्योग, तो यह सार्वजनिक क्षेत्र है। संयुक्त क्षेत्र, इसका स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, तो ये दोनों द्वारा होता है, राज्य और उसके व्यक्तियों के द्वारा। सहकारी क्षेत्र उद्योग, यानी कि इसके बारे में किसका स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है। जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी, ये सब सहकारी क्षेत्र के उद्योग आते हैं। उद्योगों के अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। संचार बात कर लेते हैं। संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत,
श्रम, पूंजी बाजार, कच्चा माल, जल, ये सब जो है वह उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है। औद्योगिक प्रदेश बात करते हैं। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट होते हैं। तो औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट होते और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर अमेरिका, मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया, ये सब औद्योगिकी प्रदेश में आते हैं। अधिकांश उद्योग शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों, समुद्र पठारों, विशेषतः कोयला क्षेत्र के निकट है। भारत में औद्योगिकी प्रदेश बात कर लेते हैं। मुंबई, पुणे समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर। प्रमुख प्रदेश में हो गया विशाखापट्टनम जो कि गुंटूर प्रौद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, ये सब। सनराइज उद्योग उभरते उद्योग को कहते हैं। उदाहरण प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सरकार, ज्ञान, ये सब सनराइज उद्योग में आते। प्रमुख उद्योग विश्व के प्रमुख उद्योग में लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस में होता है ये लोहा का उत्पादन। और वस्त्र उद्योग में बात कर लेते तो इसमें आता है भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, ये सब इसमें आते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी, भारत के बेंगलुरु प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी सबसे अच्छा उद्योग है। प्रगलन यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें धातुओं को इसको अयस्कों द्वारा गलनांक से अधिक तपाकर निष्कर्षण किया जाता है। यानी कि अगर किसी खनिज में मिला हुआ है कोई तो उसको गलाकर अलग किया जाता है खनिज को, तो ये प्रगलन प्रक्रिया कहलाता है। लोहा इस्पात उद्योग यह एक पोषक है। इसका उत्पादन अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इसमें अधिक निवेश, श्रम, पूंजी, स्थान, अवसंरचना अधिक लगती है। जैसे टन कोयला, यहाँ पे बताया नहीं कि 1 टन कोयला प्लस 4 टन अयस्क प्लस 1 टन चूना पत्थर मिलाकर 1 टन इस्पात होता है। तो 1 टन इस्पात में 1 टन चूना पत्थर भी रहता है, 4 टन अयस्क भी रहता है, 1 टन कोयला भी होता है। तो इस्पात को कठोर करने के लिए इसमें एल्यूमिनियम, निकेल, तांबा की थोड़ी थोड़ी मात्रा डाल दी जाती है। यह उद्योग मेरुदंड कहलाती है। तो मेरुदंड उद्योग इस तरह के उद्योग को कहते हैं जिसमें एल्यूमिनियम, निकेल, तांबा थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिला दी जाती है ताकि वो मजबूती प्रदान हो। भारत में लौह इस्पात उद्योग जैसे भिलाई जो कि 36गढ़ में है भिलाई, तो वहाँ पे लौह। फिर पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर आता है, जहाँ जमशेदपुर, झारखंड में राउरकेला, ओडिशा में विजयनगर, कर्नाटक में विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में सलेम जो कि तमिलनाडु में है। वे सब भारत में लौह इस्पात उद्योग है। अब जमशेदपुर की बात कर लेते तो 1947 से पूर्व केवल एक कारखाना टिस्को था, यानी कि लोहा का। इसके बाद सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया। 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। यह सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। कच्चा कोयला पिट्सबर्ग में ही है। लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों में 1500 किलोमीटर दूर मिनेसोटा में है। बाजार तक माल जल रेल के माध्यम से जाता है। टेक्सटाइल लैटिन शब्द टेकी सिरे से भी उत्पन्न किया गया जिसका अर्थ होता है बुनना। तो सूती वस्त्र उद्योग टेक्सटाइल उद्योग में आता है। तो सूती वस्त्र उद्योग धागे से कपड़े की बनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट, पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल और रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशा में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन शामिल है। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीन उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई। भारत में कालीकट, मसूलीपट्टनम, सूरत में सूती वस्त्र उत्पादन के केंद्र है। पहला वस्त्र मिल
मुंबई 1854 ईस्वी में स्थापित किया गया है। कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पानीपत महत्वपूर्ण केंद्र है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रख लीजिए कि सूती वस्त्र रेशे प्राकृतिक या मानवकृत हो सकते। प्राकृतिक रेशा में जैसे ऊन, सिल्क, कपास, जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन शामिल है। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीन उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुआ। भारत में कालीकट, मसूलीपट्टनम, सूरत में कालीकट जगह पे मसूलीपट्टनम, सूरत में सूती वस्त्र उत्पादन का केंद्र है। पहला वस्त्र मिल जो स्थापित हुआ था मुंबई 1854 में। कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पानीपत महत्वपूर्ण केंद्र है। अब अहमदाबाद बात करते हैं 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित किया गया था। अहमदाबाद में यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को प्रायः भारत वॉक मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को उसका जापान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है या जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। उसका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। तो सूती वस्त्र का बहुत उसके भौगोलिक कारण है। जैसे हाल ही में सूती उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लौह इस्पात, जहाज रानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो सूती उद्योग का स्थान ये सब के कारण हुआ है। सूती वस्त्र का उद्योग उसका में। अब सूचना प्रौद्योगिकी, तो सूचना प्रौद्योगिकी में उद्योग सूचना के संग्रहण, प्रक्रम और वितरण को व्यवहार में लाते। वर्तमान में यह उद्योग भूमंडलीय हो गया है। जो सूचना प्रौद्योगिकी है, उद्योग सूचना के संग्रहण, प्रक्रम और वितरण को व्यवहार में लाते हैं। वर्तमान में यह उद्योग भूमंडलीय हो गया। प्रौद्योगिकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ। मुख्य कारक जो इस उद्योग को अवस्थिति को निर्धारित करते हैं संसाधन उपलब्धता, लागत और अवसंरचना यानी कि बुनियादी ढांचा है। अब उसके बाद है कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य नाभि क्षेत्र कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी सूचना प्रौद्योगिकी में हो गया कि ये पहले भी देख लिए हुए कि उद्योग के मुख्य नाभि क्षेत्र कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु में है। भारत के महानगरीय केंद्रों में अन्य उभरते सूचना प्रौद्योगिकी नाभि क्षेत्र जैसे मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, गुरुगांव, पुणे, कोच्चि, चंडीगढ़ आदि है। अब बात कर लेते हैं मानव संसाधन। मानव एक खुद संसाधन कहलाता है क्योंकि मानव बहुत सारे संसाधनों का उपयोग लायक बनाता है। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। जो लोग होते हैं राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उसी समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होता है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही एक अंतिम संसाधन है। जनसंख्या का वितरण, भूपृष्ठ जिस प्रकार लोग फैले हैं उस जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। तो भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, मतलब सभी जगह अलग अलग। कुछ क्षेत्रों में बहुत घने बसे, कुछ में विरल बसे क्षेत्र है। विश्व के घनी आबादी वाले क्षेत्र चीन, भारत, USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान ये सब आते विश्व के। तो ये इसके हिसाब से है। पाकिस्तान विश्व में शामिल है। चीन, भारत, USA, तब इंडोनेशिया, तब ब्राज़ील, तब पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान। विश्व की वर्तमान जनसंख्या 7.7 अरब है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के 10 बड़े देश हो गया जैसे रूस। इसका क्षेत्रफल कितना है तो इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़। इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़। तो इसका क्षेत्रफल के हिसाब से ये इतना है, तो ध्यान रखिए। इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, यानी कि 17,75,400 वर्ग किलोमीटर रूस है।
फिर कनाडा का जो क्षेत्रफल है उसका कितना है, तो 9 करोड़ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। सेकेंड में आता है कनाडा, तो 9 करोड़ 9,98,98,4,670 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो इसका कितना क्षेत्रफल है, तो 9,82,6,06,675 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे पहले रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, तब उसके बाद चीन आता है। चीन का 9,59,08,094 वर्ग किलोमीटर। ब्राज़ील की बात करते हैं तो 8,51,48,77 वर्ग किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया बात कर लेते तो 7,61,07,930 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल जो है 3,28,07,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के जो 3/4 यानी कि लगभग 75% जनसंख्या सिर्फ 2 महाद्वीप में रहते हैं, एशिया और अफ्रीका में। विश्व के 60% लोग केवल इस देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय या मरुस्थल या उच्च पर्वतों वाले जगह पे बहुत कम लोग रहते हैं। और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका में घने बसे क्षेत्र रहते हैं। भारत में जनसंख्या का औसतन घनत्व यानी कि 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 324 लोग रहते हैं। जनसंख्या का घनत्व पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं, यानी कि एक इकाई में रहने वाले लोगों को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, तो दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया, तब दक्षिणी पूर्वी एशिया में है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हो गया, जैसे भौगोलिक कारक में हो गया स्थलाकृति। लोग मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते क्योंकि यहाँ पे खेती, विनिर्माण, सेवा, क्रिया उपयुक्त होता है। जलवायु ही प्रभावित करता है। लोग सामान्य जलवायु में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। मृदा हो गया तो लोग उन क्षेत्रों में रहने की प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल की आसानी से उपलब्धता हो जाए। खनिज हो गया, खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र अधिक वसे अफ्रीका में हीरो की खानें हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक होता है। जैसे सामाजिक कारक में हो गया अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अत्यधिक लोग घने बसे, उदाहरण के लिए पूना हो गया। सांस्कृतिक कारक हो गया धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों के लिए आकर्षित करते, उदाहरण के लिए वाराणसी हो गया। अब आर्थिक कारक में देख लेते हैं। आर्थिक कारक में हो गया कि औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं, उदाहरण के लिए मुंबई। जीवन प्रत्याशा बात करते हैं तो यह उन वर्षों की संख्या जो औसत व्यक्ति जीवित रहने की आशा को बताती है। तो ये बताता है जीवन प्रत्याशा। जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य यह है कि एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण है। 1800 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी, मतलब 1800 ईस्वी में। वहीं पे 150 वर्षों के बाद 1950 के प्रारंभ में पहले तो था 1 अरब था, फिर यह 150 वर्षों में 3 अरब पहुंच गया। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं।
1999 में 50 वर्षों में कई अवधि से कम जनसंख्या में मतलब दोगुनी हो गई, यानी कि सीधे 6 अरब हो गई। इसका मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति और औषधिया के कारण मृत्यु दर कम हुआ है, जबकि जन्म दर में अभी दर भी बहुत अधिक रही। जन्म दर बात कर लेते हैं तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है कि जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित जन्मों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। प्रवास हो गया, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने की प्रवास कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि हो गया, जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। प्राकृतिक जनसंख्या, जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश के छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग जो देश में आते हैं। प्रवास के कारण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब प्रवास के कारण है। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप, जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। केन्या में जनसंख्या वृद्धि ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। जो यूनाइटेड किंगडम हो गया वहाँ पे निम्न जन्म दर यानी कि बहुत कम लोग जन्म होते और मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि बहुत कम हो रहा है। वहीं पे केन्या में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रहा है। जनसंख्या संगठन एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाएँ, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायक करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार से व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी है। जनसंख्या पिरामिड, एक देश की जनसंख्या संगठन को अध्ययन करने के लिए रुचिकर विधि यानी कि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड को दर्शाता है। कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या प्रतिशत 3 वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उप विभाजित है। तो यहाँ पर जो भी था हमने वन शॉट देख लिया। क्लास 8 के सारा जो भी चैप्टर का लगभग याद करने वाला पॉइंट्स को हमने देख लिया। इस तरीक़ा से अगर आप चाहें तो थोड़ा सा चैप्टर भी देख सकते हैं, जैसे ये भारत भूगोल है तो यहाँ पर इस PDF को ऑन करके देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें बताया हुआ है। तो जस्ट कुछ ही सेकेंड में यहाँ पे ओपन होगा तो देख सकते हैं ये सब। तो यहाँ पे है संसाधन, सबसे पहला चैप्टर देखे हैं तो इसमें जो भी पॉइंट था तो याद करने वाला प्रयोज्यता, मूल्यवान समझ गया। पेटेंट के बारे में हमने समझ लिया था। फिर और भी सारा संसाधन के प्रकार में प्राकृतिक संसाधन भी जान लिया। नवीकरणीय संसाधन को भी हमने समझ लिया। मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन को भी हमने समझ लिया। ये सब जो भी पॉइंट था हमने जान लिया। संसाधन संरक्षण के बारे में भी जाना। सतत पोषणीय विकास के बारे में भी हम लोगों ने जाना। तो ये सब पॉइंट्स को देख लिया था। उसके बाद उसी तरीक़ा से हमने अब सेकेंड चैप्टर में देख लेते क्या क्या चीज़ छूटा, क्या जाना। तो जैसे यहाँ पे सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर भूगोल का, तो इस PDF में भूमि, मृदा में प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीवन संसाधन में ये सब तो इंट्रोडक्शन है जनरली। भूमि के बारे में भी हमने जाना। भूमि उपयोग भी देख लिया भूमि। और फिर उसके बाद साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उसकी मांग सदा बढ़ती रहती है। फिर उसके बाद यहाँ पर है इसके हिसाब से जो भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन होता है, ये भी जान लिया। भूमि संसाधन संरक्षण, ये सब पॉइंट्स को। मृदा के बारे में जाना। भूस्खलन छोटा सा टर्म है तो ये भी सब। भूस्खलन है एक वस्तु स्थित अध्ययन, न्यूनीकरण क्रियाविधि, प्रतिधारी दीवार, जो भी मेन पॉइंट था वो सब हमने जाना। अपक्ष है यानी कि जो अपर्दन होता है लगभग उस तरह की क्रिया को कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारण भी जान लिए। जनक, शैल, रंग, ये सब होते। जलवायु, तापमान, ये सब ऑलरेडी मेन पॉइंट देख लिया। मृदा निर्माण के कारण मृदा के निम्नीकरण संरक्षण के उपाय भी
जान लिया। वेदिका फार्म समोच्च रेखीय जुताई रक्षक रेखाएं, फिर समोच्च रेखीय, फिर चट्टान बांध, बीज की फसल उगाना, जल के बारे में भी हमने जान लिया था जो है उपयोगी जल का उपयोग किस में कितना करते हैं, तो ये क्रियाकलाप ही आप कर सकते हैं। फिर उसका जल की उपलब्धता की समस्या, जल संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसमें भी देख चुके हैं कि वर्षा जल को संग्रहित करके कर सकते हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य, तो यहाँ पर रेशम कीट है, तो ये रेशम उत्पादन में मदद करते हैं। तो जैव मंडल भी देख लिया, पारितंत्र भी समझ लिया, ये सब पॉइंट्स को ऑलरेडी। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण है तो ये देख लिया। फिर उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण भी देख लिया। उसके बाद दावानल ये ऑलरेडी देख चुके हैं। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, हाथियों का झुंड काजीरंगा, ये जैव मंडल नीचे देख लिया। यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्र की एक श्रृंखला जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने की इरादा से बनाया गया है, तो देख चुके हैं। जो भी मेन अब उसके बाद प्रश्न उत्तर यहाँ पर है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक मृदा निर्माण का कारक नहीं है, तो ये सब देख सकते हैं। समय तो है ही, मृदा का गठन भी है, जैव पदार्थ सही, तो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड चैप्टर ये है। थर्ड चैप्टर में है, देख लेते। तीसरा चैप्टर में कृषि है, तो कृषि में ये सब देख चुके हैं, जिसमें ये वाला एरिया को आप पहचान सकते। ये बांटा गया प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। तो भारत का पोजीशन देख सकते कहाँ पर है, तो इस जगह पे ये विश्व का ग्लोब है, तो ग्लोब पर भारत का पोजीशन आप देख सकते कहाँ है। एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर ये सब देख चुके हैं। पिसिकल्चर, विटीकल्चर में द्राक्षा कृषि यानी कि अंगूरों की खेती किया जाता है। कृषि तंत्र में भी देख चुके इतना सारा तंत्र, निर्वाह, गहन निर्वहन कृषि, स्थानांतरण कृषि, जलवासी, पशुचारण, वाणिज्यिक कृषि, मिश्रित कृषि देख लिए। रोपण कृषि, मुख्य फसलें, चावल ये सब देख चुके। गेहूँ, मिलेट हो गया, मक्का, कपास, पटसन, कॉफ़ी। कृषि का विकास, भारत का एक फार्म, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फॉर्म के बाद भी हमने उसमें थोड़ा सा देखा है। और जैसे वहाँ पे आसमान से भी इस तरीके से बारिश कराया जाता है, तो ये है बात। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर उसका क्वेश्चन आंसर, कृषि क्या है, उन कारकों का नाम बताएं जो कृषि को प्रभावित करता है। तीसरा चैप्टर में ये सब। इसका चौथा चैप्टर में देख लेते हैं, तो बुक क्लास 8 चैप्टर 4, तो इसमें उद्योग से रिलेटेड है, जिसमें उद्योग से रिलेटेड में द्वितीय क्रियाकलाप आता है। उद्योग क्या है, उद्योग का वर्गीकरण, कच्चा माल, कृषि पर आधारित उद्योग, खनिज उद्योग ये सब देख। आकार के आधार पर भी लघु आकार का उद्योग, बृहत आकार का उद्योग हो गया। स्वामित्व के आधार पर भी देख लिया था। सहकारी क्षेत्र उद्योग, उद्योगों के अवस्थित प्रभावित करने वाले कारक हो गए। औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक प्रदेश हो। फिर उसके बाद इसमें भी डायग्राम से आप समझ सकते, डायग्राम तो इसमें नहीं था लेकिन आप इसमें से समझ सकते। फिर है औद्योगिक विपदा भी है, या यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री यहाँ पे है। फिर उसके बाद जोखिम कम करने के उपाय, गायों कायों में बचाव अभियान। प्रमुख उद्योगों का वितरण, लौह इस्पात उद्योग सबसे प्रसिद्ध है, तो इसके बारे में है। 8 टन कोयला, उसमें 8 हट गया था, ये यहाँ पे 8 टन कोयला आप ध्यान में रखिए। 8 टन कोयला प्लस 4 टन अयस्क प्लस 1 टन चूना पत्थर होता है, तब 1 टन इस्पात का निर्माण होता है। तो ये 8 टन कोयला प्लस 4 टन अयस्क प्लस 1 टन चूना पत्थर, तो ये पूरा इसी से रिलेटेड था। उसके बाद यहाँ पर इस डायग्राम को फिर से बताया हुआ है, तो आप जान सकते हैं। फिर जमशेदपुर के बारे में भी देख चुके हैं कि 1947 पहले सिर्फ यही था, फिर बाद में फिर आया नया। तो इस तरीके से यहाँ पर है जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग की अवस्थिति के बारे में बताया हुआ है कि रेलवे स्टेशन के जस्ट समीप टाटा इस्पात कार्य किया जाता, तो ये सब है। फिर उसके बाद साक्षी को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया, तो ये सब जगह पे है। फिर पिट्सबर्ग जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है, उसके बारे में देख लिया, तो अब इसका क्वेश्चन आंसर है। लास्ट जो चैप्टर है मानव संसाधन, तो मानव संसाधन में भी हमने जान लिया था पहले, तो यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया हुआ। फिर जनसंख्या वितरण के बारे में है, एक एक पॉइंट को हमने देख लिया। फिर है जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल, खनिज देख लिया।
सामाजिक सांस्कृतिक के सब कारक में देख लिया, जनसंख्या परिवर्तन भी होते रहता, तो यहाँ पर देख सकते हैं पिरामिड की तरह बनता है। तो विश्व जनसंख्या में इस तरीके से वृद्धि होता है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या स्थिर, जनसंख्या में कमी। तो जनसंख्या नाम से पता चला जनसंख्या वृद्धि यानी कि जन्म दर बहुत ज़्यादा है और मृत्यु दर कम है, तो जनसंख्या वृद्धि होगा। जनसंख्या अगर दोनों जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर होता है तो ये जनसंख्या ये कहलाता। फिर उसका जनसंख्या में कमी होता है, जब जन्म दर बहुत कम रहता है, मृत्यु दर ज़्यादा होता है, तो ये हो जाता है। तो इस तरीके से ये। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि के प्रतिरूप, जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप इसमें डायग्राम में बताया हुआ है। इसलिए इस कला को पता कर लीजिए कि आर्कटिक महासागर कहाँ है, उत्तरी अटलांटिक महासागर किधर है, फिर प्रशांत महासागर का पोजीशन किधर है, ये सब। हिंद महासागर कहाँ है, दक्षिण अटलांटिक महासागर। अब जनसंख्या संगठन, तो जनसंख्या संगठन में भी हमने देख लिया कि ये पिरामिड इस तरीके से एक जनसंख्या पिरामिड का ये है। तो 0 से 4 वाले इतना होते तो ये पिरामिड की तरह है, इसीलिए जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। तो अलग अलग तरह के, जापान का पिरामिड इस तरह के होता है, भारत का पिरामिड देख सकते हैं कैसे यहाँ पे है। तो 75 प्लस से बहुत कम है, 70 74 वाले बहुत थोड़ा उससे ज़्यादा है। ऐसे करते करते इस तरह के पिरामिड का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रश्न अभ्यास। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर देख लिया भूगोल का, जो भी एनसीईआरटी का मेन पॉइंट था वो देख लिया। ऐसे पढ़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।